हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है यार सभी के। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोगों की पढ़ाई जोर और शोर से चल रही होगी। एंड आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। यार ये हम केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यार अगर ओवरऑल आप चैप्टर को देखो तो आसान चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे यार आपकी थ्योरीज बहुत ज़्यादा है ना, कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ज़्यादा हैं। तो यार बच्चे जनरली इसको क्या भूलते जाते हैं, है ना। तो लेकिन ये आसान चैप्टर है, हम देखें आप लोग अच्छे से धीरे धीरे एक एक करके यार सारी चीज़ें समझते जाइएगा। बहुत सारे यार थ्योरीज आएंगी, यार कुछ कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर आएगा आपका, तो ये सारी चीज़ें हमको समझते हुए चलनी है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर हम पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस की बात करें तो आपका पीरियोडिक टेबल बेस है और केमिकल बॉन्डिंग बेस है। ये दो चैप्टर अगर आपको आते हैं तो आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा कमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके से यार हमको ये चैप्टर समझना है, बहुत अच्छे से यार हम लोगों को सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सब तो लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यार ये समझते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। हमको केमिकल बॉन्डिंग में क्या करना है, हमको बॉन्ड्स पढ़ना है। हमको यार आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, हमको यार कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है, मेटालिक बॉन्ड पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है, करेक्ट। तो बेसिकली आपको ये सारे के सारे बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, इनमें यार क्या कौन कौन सी थ्योरी से डेवलप हुई थी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यार बॉन्ड होता क्या है ना। बॉन्ड क्या होता है, वो व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड, है ना। केमिकल बॉन्ड होता क्या है, तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है, सबसे पहले ये समझो, इट इज अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स। एक ये ऐसा फोर्स है जो दो या फिर दो से अधिक एटम्स के बीच में लगता है, टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या है, एक फोर्स है ना। फोर्स है किसके बीच में, दो या फिर दो से ज्यादा भी एटम हो सकते हैं, और दो या दो से ज्यादा एटम जब आते हैं, एक साथ आते हैं, तो वो बाइंड कर जाते हैं एंड दे फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल, टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, राइट। अब देखो यार हम लोगों को इस चैप्टर में अलग अलग बॉन्ड पढ़ने हैं ना। कुछ हो गया यार अपने नाम सुन रखे होंगे, कुछ क्या नहीं सुन रखे होंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। सारी चीजें बहुत बेसिक से लेके चलेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे। ठीक है, नाम सुना होगा यार आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड का, राइट, ये पढ़ेंगे यार हम लोग। ठीक है, फिर सुना होगा कोवेलेंट बॉन्ड का, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यार ऐसे, मे बी यार नाम सुना हो नहीं सुना हो, कोई टेंशन की बात नहीं। हम लोग तो सारी चीज़ें बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से ही सीखेंगे। ठीक है, फिर एक बॉन्डिंग होती है आपकी मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, ये चीज़ हम सीखेंगे। फिर आपकी एक जैसे रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट। फिर आपके जैसे वेंडरवॉल फोर्सेस रहते हैं, वेंडरवॉल फोर्सेस। ये सारी चीज़ें यार हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, अब बोलोगे भैया इन सभी बॉन्ड में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, जो यार इस चैप्टर का मैं हीरो बोलूंगा जिसे, है ना, वो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ये है यार आपका हीरो। हम लोगों को जितनी भी थ्योरीज पढ़नी है, हमको यार जैसे लुइस थ्योरी पढ़नी है, तो वो किस पे बेस्ड है, आपके कोवेलेंट बॉन्ड पे, लुइस थ्योरी, है ना। आयनिक बॉन्ड पे भी आती है थोड़ी बहुत, लेकिन मेनली वो कोवेलेंट बॉन्ड पे है, राइट। जैसे आपका वीबीडी आता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो आपकी कहाँ कौन से बॉन्ड पे बेस्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड पे। जैसे आपकी हाइब्रिडाइजेशन आती है, हाइब्रिडाइजेशन आती है, करेक्ट। ऐसे ही आपकी वीएसीपीआर थ्योरी आती है। ये सारी किसके ऊपर बेस्ड है, आपकी कोवेलेंट बॉन्ड पे बेस्ड है। ऐसे ही आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी आती है। ये सारी की सारी जो थ्योरीज हमको मेजर पढ़नी है, वो कौन से बॉन्ड पे बेस्ड है, आपके कोवेलेंट बॉन्ड पे ही बेस्ड है। सारी चीजें हमको कोवेलेंट बॉन्ड पे ही पढ़नी है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है हमारा हीरो। इस चैप्टर का जो हीरो है दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आइए बात समझ में। अब चलो, अब हम लोग एक एक करके यार धीरे धीरे चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको ये बनना है, हमको ये समझ में आ गया कि यार केमिकल बॉन्ड होता क्या है ना। क्या है, एक फोर्स है जो दो या दो से अधिक एटम पे लगता है ताकि वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाए। अब जरा एटम को बुलाओ, इधर एटम भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एटम से पूछ रहे हैं कि भैया तूने बॉन्ड बनाया क्यों, कॉज क्या है यार केमिकल बॉन्डिंग का, बॉन्ड बन क्यों रहे हैं। जैसे यार देखो, ये एक हाइड्रोजन था, ये एक हाइड्रोजन था, ये इंडिविजुअल एटम की तरह भी तो रह सकते थे, लेकिन यार ये इंडिविजुअल एटम की तरह नहीं रहते। ये दोनों आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। दो हाइड्रोजन एटम आते हैं, वो क्या बना लेते हैं, H2 का मॉलिक्यूल बना लेते हैं ना। तो हाइड्रोजन एटम को हम बुला रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि ए हाइड्रोजन एटम, तू अकेला क्यों नहीं रह सकता, तूने ये बॉन्डिंग क्यों करी, दो हाइड्रोजन की दो हाइड्रोजन बॉन्ड के दो हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड क्यों बनाया।
है ना। तो ये हाइड्रोजन को हम पूछ रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या जानना चाह रहे हैं कि यार कॉज क्या है केमिकल बॉन्डिंग का, कि जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उसका रीजन क्या है, ये चीज हम जानना चाह रहे हैं ना। तो सबसे बड़ा जो अब आ रहा है क्वेश्चन वो है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो दो मेजर रीजंस हैं, दो मेजर रीजंस है केमिकल कॉम्बिनेशन की, यार जो आपके बॉन्ड्स बन रहे हैं उसके दो मेजर रीजंस है। पहला रीजन है टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, है ना, ध्यान से सुनिएगा, टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब देखो यार, एक नोट लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम सारी चीजें समझेंगे। देखिए, जो भी यार इस यूनिवर्स में सिस्टम है, कोई सा भी सिस्टम ले लो, कोई सा भी सब्सटेंस ले लो आप, सारा का सारा सिस्टम इस दुनिया में मिनिमम एनर्जी स्टेट पे जाना चाहता है ना। एक स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं तो एवरी सिस्टम इन दिस यूनिवर्स wants to attain, every system in this universe wants to attain minimum energy state। जो भी आपका सिस्टम है इस यूनिवर्स में वो अटेन करना चाहता है मिनिमम एनर्जी। कैसे? जैसे देखो हम लोग यार एक एग्जांपल लें आप लोगों का, जैसे देखो ये मान लीजिए ग्राउंड, है ना। एवरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ केमिस्ट्री में बात करना नहीं कर रहा, कोई सा भी सिस्टम आ जाए, कोई सा भी सब्जेक्ट आ जाए, हर कोई कहां जाना चाह रहा है, मिनिमम एनर्जी स्टेट में जा रहा है। क्यों? क्योंकि जहां पे आपकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है वहां पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन चलता है। अगर आपसे कोई पूछे स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एनर्जी, जहां पे यार एनर्जी मिनिमम हो जाती है वहां पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। इसको देखो, अगर हम लोग प्रूफ करना चाहें तो ऐसे करते हैं। सब देखो, ये ग्राउंड है, यहाँ पे मैंने क्या ली, बॉल ली, है ना। कोई सी भी यार बॉल ले लो, टेनिस की ले लो, प्लास्टिक की ले लो, कॉर्क की ले लो, ठीक है। अब क्या करो, इसे छोड़ दो, अब क्या करो, इसे छोड़ दो, तो क्या होगा, क्या होगा? ऑब्वियसली जैसे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे यार आपने बॉल छोड़ दी, यहाँ पे आपने बॉल छोड़ दी, तो क्या होगा, आपकी बॉल नीचे आएगी, टप्पा खाएगी, ऐसे ऐसे टप्पा खा खा के अल्टीमेटली यहाँ पे रुक जाएगी। एंड जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, बॉल आपको ऐसे ग्राउंड पे, जमीन पे पड़ी हुई मिलेगी। करेक्ट? ये रही आपकी बॉल, ऐसा ही होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, वो ग्राउंड पे आके पड़ जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मेजॉरिटी बच्चे क्या बोलेंगे कि भैया ग्रेविटी नामक एक फोर्स होता है, ग्रेविटी नाम का एक फोर्स होता है, आपने ऊपर से जैसे ही बॉल छोड़ी, ग्रेविटी नीचे काम करने लगी, उसने क्या करा, बॉल को नीचे ले आया, है ना। बिल्कुल वो बात सही है ना। एक और इसका हम पर्सपेक्टिव ये सोच सकते हैं कि अगर मैं इस ग्राउंड को एनर्जी लेवल में जीरो मान लूं, रेफरेंस लेवल मान लूं, मैं इस ग्राउंड को मैं एनर्जी लेवल जीरो मान रहा हूं, और सपोज करो यार ये हाइट क्या कितनी है, h है, तो क्या ऊपर वाली जो बॉल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में mgh बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो वहां पे क्या है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और जब नीचे जब बॉल थोड़े टाइम बाद जब रुक जाएगी और ग्राउंड पे आ चुकी है, तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो बॉल क्या करना चाह रही है, बॉल मिनिमम एनर्जी स्टेट में आना चाह रही है कि यार एक हाइट पे थे हम, हमारी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, जैसे ही यार हमने उसे छोड़ा और कुछ समय बाद देखा तो यार वो ग्राउंड पे हमें मिली, तो उस टाइम पे उसकी एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो बॉल भी अल्टीमेटली क्या चाह रही है कि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ जाए। क्यों? क्योंकि जब वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ जाएगी उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो कोई सा भी सिस्टम है इस यूनिवर्स में वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है ना। सेम आपका फंडा है केमिकल बॉन्ड का भी। वो केमिकल बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? ताकि उनकी एनर्जी मिनिमम हो सके, और एनर्जी अगर मिनिमम हो जाती है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इसलिए केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं ताकि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव कर सके, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब अचीव हो पाएगी, जब उनकी एनर्जी मिनिमम हो पाए। करेक्ट? आ रही है बात समझ में? तो जैसे देखो, इसमें हम अगर एग्जाम्पल लें, जैसे सपोज करो मैं कोई सा भी यार एक मॉलिक्यूल बनाना चाह रहा हूं, सपोज करो मैं कोई सा भी ए बी का मॉलिक्यूल बनाना चाह रहा हूं। मैं ए एटम को बनाता हूं, मैं बी एटम को बनाता हूं, है ना। अगर मैं देखो आपका ए एटम बनाऊं तो ये रहा, सपोज करो ए एटम, ये रहा उसका न्यूक्लियस, दिस इज Na, न्यूक्लियस ऑफ ए। Na क्या है, न्यूक्लियस ऑफ ए, और ये क्या है, Ea, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। ठीक है, ऐसे ही आपका ये क्या है, दूसरा एटम बनाया मैंने, ये बीच में ये क्या है, ये है आपका Nb, मतलब न्यूक्लियस ऑफ बी, और ये है आपका सपोज करो Eb, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी।
ठीक है। अब देखो मैं ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाना चाह रहा हूं। देखो जब भी बॉन्ड बनता है या फिर जब भी दो आपके एटम्स नजदीक आते हैं तो कुछ उनमें फोर्सेस लगना स्टार्ट होते हैं। दो तरीके के फोर्सेस हो सकते हैं। पहला हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट। दूसरा होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये तो बहुत आसान सी बात है यार, है ना। तो पहला कौन सा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप ध्यान से इन दोनों एटम को घूरो। ये है आपका ए एटम, ये है आपका बी एटम। आप इन दोनों ध्यान से इन अगर एटम्स को घूरो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको किन किन स्पीशीज के बीच में लग रहा है बताइए। देखो न्यूक्लियस ऑफ ए है, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए है, न्यूक्लियस ऑफ बी है, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी है। सबसे पहली बात तो ये होगी कि यार ए का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए के बीच में होगा, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल होगा। ऐसे सिमिलरली जो न्यूक्लियस है बी का वो इलेक्ट्रॉन ऑफ बी को भी तो खींच रहा होगा, बिल्कुल खींच रहा होगा। तो न्यूक्लियस बी और इलेक्ट्रॉन बी में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, ऐसे ही जो आपका न्यूक्लियस है ए का, क्या वो इलेक्ट्रॉन ऑफ बी को खींचेगा या नहीं खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। देखो अपोजिट चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने ही वाला है, तो जो न्यूक्लियस ऑफ ए का है वो इलेक्ट्रॉन ऑफ बी को भी खींचेगा, भले ही कम ताकत से खींचे लेकिन खींचेगा तो सही। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा क्योंकि दोनों में अपोजिट चार्जेस हैं। तो एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे को क्या दिख रहा है? एन ए और ई बी के बीच में, मतलब न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। ऐसे ही सिमिलरली जो बी का न्यूक्लियस है वो भी तो ए के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। तो एन बी का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए को भी खींचेगा। हम ताकत की बात नहीं कर रहे हैं कि यार कितना ज्यादा खींचेगा, उसकी बात नहीं हो रही है। खींचेगा तो सही ना, क्योंकि दोनों क्या है? अपोजिट चार्जेस हैं। दोनों क्या है? अपोजिट चार्जेस। तो ये क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ऐसे ही आपका क्या लग रहा होगा? एक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग रहा होगा यहां पे। फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग रहा होगा। अब बताइए रिपल्शन किस किस के बीच में होगा? सेम चार्जेस के बीच में। तो जो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए है और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी है वो आपस में क्या कर रहे होंगे? धक्का मुक्की कर रहे होंगे। तो ई ए और ई बी में आपके रिपल्शन होंगे। सिमिलरली एन ए और एन बी में भी रिपल्शन होंगे। सेम चार्जेस में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। अपोजिट चार्जेस में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। अब मुझे ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाना है। देख रहे हो डंडी बनाई है मैंने, इसका मतलब क्या है? बॉन्ड है। ए और बी के बीच में बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली अगर बॉन्ड होगा तो उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेट करेंगे एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, हाँ या ना? अरे यार दो एटम यहां पे रुके हुए हैं, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड है। बॉन्ड होता ही क्या है? बॉन्ड होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे तभी तो यार वो स्टेबल हो पाएंगे, तभी तो यार वो इस पोजीशन पे रुक पाएंगे। अगर रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो वो तो दूर दूर चले जाएंगे ना, और बॉन्ड अल्टीमेटली क्या होएगा? टूट जाएगा। वो दोनों इधर रुके हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहे हैं। अब देखो इसमें एक ग्राफ भी आता है। हमको ये पता है कि हर कोई सिस्टम मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है। मिनिमम एनर्जी स्टेट में क्या हो जाती है? स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपका ऐसा कुछ ग्राफ भी देखा जाता है। ऐसा कुछ आपका ग्राफ भी देखा जाता है। देखिए ये मैंने क्या लिया? यहां पे मैंने ले ली एनर्जी। वाई एक्सेस पे मैं ले लेता हूं एनर्जी, यहां पे मैं ले लेता हूं डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब जो आपके ए और बी एटम्स है उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो मैंने डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ले लिया। अब देखो सपोज करो मैं अभी उन्हें इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मानूंगा कि यार बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बहुत दूर दूर प्रेजेंट है। जब वो बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन हम नहीं मानेंगे, कोई भी फोर्सेस नहीं मानेंगे, कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस, कोई भी रिपल्शन फोर्सेस कुछ भी नहीं मानेंगे। तो उनकी एनर्जी क्या रहती है? ऑलमोस्ट जीरो रहती है। इनफाइनाइट स्टेट पे बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो एनर्जी क्या रहती है? बहुत ही, मतलब एनर्जी क्या रहती है? जीरो रहती है इनफाइनिटी पे। अब क्या कर रहे हो? अब आप उनको धीरे 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 नजदीक लेके आ रहे हो, धीरे 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 नजदीक लेके आ रहे हो। तो जैसे जैसे हम उन्हें नजदीक लेके आते जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाते हैं। और एक ऐसी स्टेट आती है जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाते हैं, और जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएंगे वहां पे स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो जैसे जैसे इन्फिनिटी से आप पास लेके जा रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, एनर्जी मिनिमम होती जा रही है। एक पॉइंट पे आके एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैक्सिमम हो जाएंगे।
अब अगर आप इनको इसके और नजदीक लेके आना चाहते हो, अगर आप एटम्स को और ज्यादा नजदीक लेके आना चाहोगे तो वहां पे रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाता है। कौन से फोर्सेस डोमिनेट करने जाएंगे? रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लग जाएंगे, और रिपल्सिव फोर्सेस जब डोमिनेट करने लग जाएंगे तो आपका बॉन्ड टूट जाएगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाऊं तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जब इन्फिनिटी है तो एकदम एनर्जी जीरो है, पास आते जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, एनर्जी आपकी कम होती जाती है, एनर्जी एक मिनिमम स्टेट पे पहुंचती है। मिनिमम एनर्जी स्टेट पे पहुंचती है जहां पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, एनर्जी मिनिमम हो जाती है। उसके बाद भी अगर आप एटम्स को और क्लोज लेके आते हो तो यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाएगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाएगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता जाएगा और एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी। ये ऐसा करके कुछ ग्राफ आता है, ऐसा करके कुछ ग्राफ आता है। यहां पे देखिए, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, इसको एक्सटेंड कर लो, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस स्टेट, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? मिनिमम एनर्जी स्टेट। ये आपकी जो स्टेट आ रही है, ये यहां पे क्या है? आपकी जो एनर्जी है वो क्या है? मिनिमम है। एनर्जी यहां पे क्या हो रही है? मिनिमम हो रही है। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट की बात करें, यहां पे एनर्जी क्या है? मिनिमम। एनर्जी क्या है? मिनिमम है। एनर्जी मिनिमम है तो यहां पे जो स्टेबिलिटी है वो क्या है? आपकी मैक्सिमम। एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन रहता है, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। स्टेबिलिटी अगर आपकी फिर मैक्सिमम हो चुकी है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो अट्रैक्शन है वो भी क्या है? आपका मैक्सिमम है। अट्रैक्शन भी आपका मैक्सिमम है, अट्रैक्शन भी मैक्सिमम है। एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी आपकी मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैक्सिमम, है ना। इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? आपका बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। जो ये डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज आर नॉट। आर नॉट को हम क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं। जैसे देखो, हर किसी बॉन्ड की एक लेंथ होती है। जैसे हम मैं H2 की बात करूं तो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो दो जो हाइड्रोजन एटम है वो एक डेफिनेट डिस्टेंस तक ही नजदीक आ सकते हैं। अगर उन दो हाइड्रोजन को और ज्यादा आप नजदीक लाने की कोशिश करोगे ना तो उनमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगे, और रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगे तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे ये वाला पोर्शन है, जैसे देखो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस ब्लू से दिखा देता हूँ। देखो ये डार्क ब्लू जो मैंने लिया है, हो सकता है आपको ब्लैक लग रहा हो पर ये डार्क ब्लू है ना। ये जो मैं ये वाला आपको ग्राफ दिखा रहा हूं, जो ये वाला है जिसको मैं ब्लू से मार्क करना चाह रहा हूं, देखिए एक सेकंड रुकिए। हाँ ये देखिए, ये वाला जिसको मैंने ब्लू से मार्क करा है, ये वाला जो ग्राफ है ना आपका, इस पोर्शन पे आपके रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लग जाते हैं। यहां पे आपके रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लग जाते हैं। अरे ये बात समझ में है ना। उस जो आपका बॉन्ड लेंथ है वहां पे आपकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, लेकिन उसके भी आप और नजदीक लेके आना चाहोगे तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लग जाते हैं और आपका जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाता है। जो मॉलिक्यूल है वो आपका अनस्टेबल हो जाता है, मॉलिक्यूल बिकम्स अनस्टेबल। आ रही है बात समझ में? क्या ये चीज क्लियर हुई है? इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। तो जो भी आपका स्पीशी है वो कहां जाना चाहता है? आपकी वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे जाना चाहता है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे जब वो जाता है तो उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, अरे बात समझो। और उस पॉइंट के बियॉन्ड बॉन्ड लेंथ से अगर आप और नजदीक लेके आना चाहोगे तो आपका चीजें टूट जाएंगी, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगे और मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये तो आपका पहला रीजन है। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। दूसरा रीजन क्या है? सबसे मेजर रीजन तो यही है ना, सबसे मेजर रीजन तो ये है। जो दूसरा रीजन है तो होता है वो होता है जो केमिकल बॉन्ड क्यों बन रहे हैं? टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल्स क्यों बना रहे हैं? ताकि वो जो आपका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके।
ठीक है, तो दो रीजन है, एक तो क्या है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कर सके ताकि उनकी एनर्जी मिनिमम हो जाए, और दूसरा रीजन क्या है, टू अटेन अ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये जो यार सेकंड रीजन है यार थोड़ा सा ये गलत है ना। अभी देखना, अभी हम लोग थोड़ी देर तक क्या चलेंगे, ऑक्टेट रूल के हिसाब से चलेंगे। ऑक्टेट रूल समझते हैं? ऑक्टेट रूल क्या होता है कि वैलेंस शेल में हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट होता है, तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपका बेसिकली ऑक्टेट रूल ही है। लेकिन आपके ऑक्टेट रूल के भी ड्रॉबैक्स रहते हैं, वो मैं आपको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई है, हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमको देखो एक एक करके बॉन्ड पढ़ने हैं। मैंने आपको अलग अलग टाइप के आपको बॉन्ड्स बताए हैं ना, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक, हाइड्रोजन, आपका वेंड वॉल फोर्सेस। अब हमको कौन सा बॉन्ड स्टार्ट करना है, आपका आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करना है, ठीक है। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जो हीरो है इस चैप्टर का वो कौन है, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही है ना, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही है। लेकिन आयनिक बॉन्ड भी हमको अच्छे से पढ़ना है। आयनिक बॉन्ड अगर मैं इन जनरल बात करूं तो आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में रहता है, आयनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में होता है, ठीक है। और अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, इसकी तो प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बिटवीन cation एंड अनायन। आयनिक बॉन्ड बेसिकली क्या है, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है बिटवीन कटायन और अनायन। क्योंकि देखो जो मेटल रहता है उसकी टेंडेंसी क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो वो जनरली क्या बनाएगा आपका, क्या बनाएगा, कटायन बनाना चाहेगा। ऐसे ही जो आपका नॉन मेटल रहता है उसकी क्या टेंडेंसी रहती है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन या फिर टू गेन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो उसकी टेंडेंसी क्या रहती है, आपकी अनायन बनाने की, राइट। तो जो आपका आयनिक बॉन्ड है वो बेसिकली क्या है, इट इज जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बिटवीन कटायन और अनायन। एक कटायन आएगा, एक अनायन आएगा, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं, आयनिक बॉन्ड को बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो आपका सोडियम है ना, और जनरली ये क्या फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल ही फॉलो करेंगे। ऑक्टेट रूल मतलब वैलेंस शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। जैसे देखो हम सोडियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s1, करेक्ट। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 में, करेक्ट। ध्यान से देखो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। जैसे इसका वैलेंस शेल कौन सा है, 2 है, देखो तो इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल कंप्लीट हुआ है, राइट। ऐसे ही जैसे देखो आपका क्लोरीन है, तो इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो इट इज बेसिकली नियॉन, है ना। कंडेंस फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3s2 3p5। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नॉन मेटल है ना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में। क्या बना दिया, नियॉन 3s2 3p6। तो यहां पे देखो यार कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, देखो ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है, यहां पे ये 2, यहां पे ये 6, तो अगेन ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है। तो इनका मकसद ही क्या है कि यार जैसे तैसे करके हम ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लें। अब देखो एक कटायन बन चुका है, एक अनायन बन चुका है, इन दोनों के बीच में भैया नजदीकियां बढ़ेंगी, एक कटायन आएगा, एक अनायन आएगा, और ये आपका कौन सा बॉन्ड बना देंगे, आयनिक बॉन्ड बना देंगे। ये NaCl है, तो NaCl में आपके कौन कौन है, Na+ है और Cl- है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो इनके बीच में जो भी बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, आपका आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। बोलो हाँ या ना, ये चीज़ समझ में आई है, ये चीज़ क्लियर हुई है। इसमें देखो एक और क्वेश्चन कराऊँ आपको, एक और मतलब ऐसा एग्जाम्पल दूँ आपको, तो जैसे सपोज करो कैल्शियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, अगर कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहो तो एर्गन 4s2। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, एर्गन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल। एर्गन में तो यार सब कुछ कंप्लीट रहता है। और जैसे बात करूं F- की या फ्लोरीन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे लिखोगे, हीलियम 2s2 2p5। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा F- में, मतलब हीलियम 2s2
2p6। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी? बिल्कुल 8 है। तो क्या इसका भी आपका ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है, राइट। अब देखो आपका आया कैल्शियम +2 आया और F-1 आया। अब देखो चार्जेस भी बैलेंस्ड होने चाहिए। जैसे देखो आपका NaCl था, तो अल्टीमेट ओवरऑल चार्ज में बोलूं तो ओवरऑल चार्ज NaCl पे क्या है? 0 है, क्योंकि Na पे +1 है, Cl पे -1 है। दोनों चीजें क्या हो रही है? बैलेंस हो रही है। ओवरऑल चार्ज भी क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कैल्शियम +2 है, तो कैल्शियम के +2 को बैलेंस करने के लिए फ्लोरीन के कितने -1 चाहिए होंगे? 2 चाहिए होंगे। 2 आपको F- चाहिए होंगे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, जो आपका फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा? CaF2। और वैसे भी यार हम लोगों को जो आपका ये है कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना, ये तो आता ही है। कैसे बना सकते हो? देखो कैल्शियम +2 आया और F-1 आया, तो कैसे कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, तो ये देखो क्या बनाएगा? CaF2, CaF2 ऐसे करके। अरे बात समझ में? तो इस तरीके से आपका हम लोग कंपाउंड्स बना सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। ठीक है। आयनिक बॉन्ड की बात करें, जैसे कैल्शियम क्या है? एक मेटल है, फ्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? ऐसा बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब यहां पे ही यार एक टर्म आती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या आती है टर्म? इलेक्ट्रोवैलेंसी। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं, राइट। अच्छा एक बात यार ध्यान रखो, इस आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ये जो आपका आयनिक बॉन्ड है, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं ना इसमें, तो इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी आती है आयनिक बॉन्ड में। होती क्या है ये देखिए, इट इज बेसिकली चार्ज ऑन कैटायन और अनायन इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कितना चार्ज कैटायन पे और अनायन पे आ रहा है, वो उसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी। जैसे हम बात करें NaCl की, तो हम बात करें इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम, कितना चार्ज था सोडियम पे? +1 था, तो आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? +1। ऐसे हम बात करें इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन पे कितना चार्ज था? -1, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? -1। ऐसे ही हम बात करें CaF2, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोवैलेंसी की, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम पे कितना चार्ज था? +2, तो +2। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन पे कितना चार्ज था? -1 था। अब यहां पे भैया कुछ बच्चे गलती कर देंगे, बोल देंगे -2। नहीं यार, आप ध्यान से देखो तो एक फ्लोरीन पे कितना चार्ज है? -1 ही तो चार्ज है। तो हमको एक आयन पे उसका चार्ज बताना है, तो एक फ्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी? -1 ही हो जाएगी। आपको ये नहीं देखना है कि यार +2 कैल्शियम का चार्ज था, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम 2 फ्लोरीन लेके आए, तो टोटल नेगेटिव चार्ज तो -2 हो गया। हमको ये नहीं देखना है। हमको बेसिकली क्या देखना है कि एक आयन पे आपका कितना चार्ज है। तो एक फ्लोरीन पे कितना चार्ज है? -1, तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई? -1 हो गई। आई है ये बात समझ में, है ना? अब यार इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ये समझना है हमको कि कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं आयनिक बॉन्ड के लिए। कि यार हम लोग आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? क्या सीखना है हमें को? फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो फेवर करती हैं, है ना, जो प्रेफर करती हैं कि हाँ यार आयनिक बॉन्ड बने, है ना? तो हमको ऐसी 3 कंडीशन पढ़नी है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है? हमको आयनिक बॉन्ड पता है। आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में होता है? बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैटायन में। और नॉन मेटल किस में कन्वर्ट हो जाता है? अनायन में। तो कैटायन और अनायन के बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको मैं क्या बोलता हूं? आयनिक बॉन्ड बोलता हूं। तो पहली जो फेवरेबल कंडीशन आ रही है वो आ रही है लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। देखो मेटल की क्या टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो मेटल जितनी आसानी से
अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्या वो उतने ही जल्दी कटायन में चले जाएगा? और जितनी जल्दी वो कटायन में चले जाएगा उतना ही बेहतर वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। पहली बात तो ये समझो कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ी है। उसके बाद उस मतलब फिर भी आप लोग ये सीखिए कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। इट इज बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। कितनी एनर्जी लग रही है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, वो क्या कहलाती है? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। अगर कोई सा भी यार आपका एलिमेंट है, मान लीजिए एक्स गैसियस फेज में है, और इसको आपने एक्स प्लस में कन्वर्ट कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1, दूसरा निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 एंड 3, ऐसे चलता है, राइट? तो जितना आसानी से आपका मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मतलब जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी ही वो जल्दी कटायन बना लेगा, और जितनी जल्दी वो कटायन बना लेगा उतना ही बेहतर वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब देखो हम नॉन मेटल की तरफ आ जाओ। नॉन मेटल भी तो है, तो जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा नॉन मेटल, जितना जल्दी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा वो उतना ही आसानी से अनायन बना देगा, और जितनी आसानी से अनायन बना दिया उतना ही वो फेवर कर रहा है आयनिक बॉन्ड को, तो आपका अनायन जितना जल्दी बन गया, मतलब इट शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए किसकी? नॉन मेटल की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हाई रहेगी नॉन मेटल की, तो वो उतना ही बेहतर तरीके से अनायन बना लेगा, और बेहतर अनायन बना लिया तो वो आयनिक बॉन्ड को फेवर करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ये चीज भी यार वैसे तो हमने पढ़ी है, बताइए क्या होती है? सोचो। इट इज बेसिकली एनर्जी एब्जॉर्ब्ड or released when an electron is added in isolated gaseous atom। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लिया, उसमें जब आप एक इलेक्ट्रॉन डालते हो तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे अगेन एक्स कोई आपका एलिमेंट है, गैसियस फेज लेना है, इसमें जब आप एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये क्या होगा? एक्स माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1। पहला इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, दूसरा या तीसरा डालोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 भी आ सकती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 3 भी आ सकती है, करेक्ट? तो आपका जो नॉन मेटल है वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जितना ज्यादा यार वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा उतना ही वो इजीली अनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना इजीली वो अनायन में कन्वर्ट हो जाएगा उतना ही हम उसे बेहतर आयनिक बॉन्ड की तरफ फेवरेबल हम उसे बोल सकते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के लिए हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? कटायन और अनायन चाहिए, और कटायन यार जल्दी बन गया तो बढ़िया बात है आयनिक बॉन्ड के लिए, तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। अनायन यार जल्दी बन गया तो बढ़िया बात है यार आयनिक बॉन्ड के लिए, तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। तो ये आपके दो रीजंस हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है? एक और तीसरा रीजन होता है आपका, देखो कटायन और अनायन तो बन गया, कटायन बन चुका है, अनायन बन चुका है, अब यार वो नजदीक आएंगे, और नजदीक आएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम एक और टर्म बोल सकते हैं लैटिस एनर्जी। तो जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जितना स्ट्रांग बनेगा उतना ही फेवर करेगा वो आयनिक बॉन्डिंग को। तो आपका जो थर्ड पॉइंट रहता है, इट शुड हैव हाई लैटिस एनर्जी। जो लैटिस एनर्जी है वो क्या रहनी चाहिए? हाई रहनी चाहिए। अब बोलोगे भैया लैटिस एनर्जी क्या होती है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है ना, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड। जब यार आपका क्रिस्टल लैटिस
फॉर्म होगा, है ना, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होगा, मतलब जो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो बेसिकली क्रिस्टल लैटिस में बने हुए होते हैं। तो जब भी आपका क्रिस्टल लैटिस बनेगा, मतलब एक आयनिक कंपाउंड बनेगा, तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी रिलीज को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो देखो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना, देखो अभी अभी मैंने जब स्टार्ट करी था आपका केमिकल बॉन्डिंग, तो मैंने ये बोला था कि यार हर सिस्टम मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही है। मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो अगर सपोज करो ये हमारा सिस्टम है, सुनना है ना, ज्ञान की बात है ये हमारा सिस्टम है। अगर आपकी यहां से सिस्टम में से एनर्जी बाहर चली गई, एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी बाहर चली गई, तो क्या ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, हाँ या ना? सिस्टम से कुछ एनर्जी बाहर चली गई ना, बाहर चली गई तो ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की कम हो गई। ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। यही यहां पे चीज बोली जा रही है कि अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जब आपका एक मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल लैटिस बनेगा तो ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज हो जाएगी तो एनर्जी ज्यादा बाहर चले गई, बाहर एनर्जी ज्यादा चले गई तो टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या हो गई, कम। टोटल एनर्जी सिस्टम की कम हो गई तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो गई, हाँ या ना, बताओ। करेक्ट। तो एक सीधा साधा फंडा मैं ये लिख सकता हूं कि जितनी ज्यादा आपकी लैटिस एनर्जी रहेगी, है ना, उतना ही ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। इधर लिख दो हायर द लैटिस एनर्जी, जितनी ज्यादा आपकी लैटिस एनर्जी रहेगी उतनी ही एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज हो रही है तो टोटल एनर्जी कम हो रही है, टोटल एनर्जी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ भी आयनिक बॉन्ड की बढ़ेगी। एंड देयरफॉर मोर इज स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। करेक्ट। तो जितनी ज्यादा आपकी लैटिस एनर्जी रहेगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी उतना ही स्ट्रेंथ रहेगा आयनिक बॉन्ड में। अगर देखो देसी भाषा में अगर हम समझे कि लैटिस एनर्जी है क्या, तो बेसिकली देखो क्या है, इट इज बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन और अनायन। ये आपका एक देखो कटायन आया, ये आपका एक अनायन आया, तो इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक है। तो लैटिस एनर्जी को आप देसी भाषा में कैसे क्या समझ सकते हो, देसी भाषा में आप इसे समझ सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन और अनायन, कटायन एंड अनायन। ये डॉलर का साइन एंड है ना, डॉलर का साइन एंड है, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या है, देसी भाषा में हम समझे तो इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन। अब बताओ अगर दो चार्जेस हैं, दिस इज Q एंड दिस इज ऑल्सो Q एंड दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस R, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं कैसे निकाल सकता हूं, या फिर इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, अलग अलग चार्जेस भी हो सकते हैं, राइट। तो अगर आपका दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 एंड दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस R, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कैसे निकाला जा सकता है, Q1 Q2 अपॉन R²। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ही बेसिकली क्या है, लैटिस एनर्जी है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही बेसिकली क्या है, लैटिस एनर्जी। तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो लैटिस एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्जेस के। Q1 और Q2 क्या है, चार्जेस हैं। तो जो लैटिस एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब बेसिकली जो बॉन्ड लेंथ होने वाली, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, एक कटायन आया एक अनायन आया, एक डेफिनेट पोजीशन पे ये रुक जाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी बॉन्ड लेंथ, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, इधर न्यूक्लियस होंगे तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। और जो चार्जेस हैं Q1 और Q2 उससे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है और डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो हमको ये पता चल गया कि कौन कौन से फैक्टर्स पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है ना। एक नेक्स्ट पॉइंट यही रहेगा हमारा कि लैटिस एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन
किस किस पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है, ये हमको सीखना है और इस पे हमको क्वेश्चन करना है। सबसे पहले तो किसकी कर रही है, चार्ज पे। देखो चार्ज जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा, क्योंकि आपका चार्ज कहाँ आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है। सबसे पहला फैक्टर क्या आ रहा है, चार्ज ऑन आयंस पे, सबसे पहला फैक्टर यही है। तो जो लैटिस एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा आयंस पे चार्ज रहेगा उतना ही बेहतर उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना बेहतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। तो सबसे पहला फैक्टर है चार्ज ऑन आयंस, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हम बात करें NaCl, MgCl, तो ध्यान से यार चीजें सीखते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बातें ऐसे बताने वाला हूं कि जहां पे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं वो कंफ्यूजन पहले ही आप लोगों का क्लियर करते हुए चलूंगा, है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये रहे आपके 3 कंपाउंड ले दिए। अब आपको लैटिस एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। सपोज करो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, चार्ज ऑन आयंस। तो आयंस पे इंडिविजुअली चार्ज लिख दीजिए। इधर क्या रहेगा +1, इधर क्या रहेगा -1। मैग्नीशियम किस में एग्जिस्ट करता है, +2 में। क्लोरीन भैया हमेशा -1 में ही एग्जिस्ट करता है। आपको इंडिविजुअली चार्जेस लिखने हैं। आप ये मत लगाइएगा दिमाग कि भैया क्लोरीन 2 हैं, एक में -1 होता है तो टोटल नेगेटिव चार्ज तो -2 हो गया। बिल्कुल सही है, टोटल नेगेटिव चार्ज -2 हो चुका है, लेकिन मेरे को इंडिविजुअल आयन पे चार्ज लिखना है। तो इंडिविजुअल क्लोरीन पे क्या चार्ज रहेगा, -1 रहेगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम पे क्या रहेगा, +3, और इंडिविजुअल क्लोरीन पे क्या रहेगा, -1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो +1 -1, +2 -1 और +3 -1। तो देखो अनायन तो सेम है, -1 -1 -1। कटायन पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा और चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा लैटिस एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो अगर कोई लैटिस एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो 1 की सबसे कम, देन 2 की, देन 3 की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अनायन यहाँ पे क्या थे, सेम थे, तो मैंने कटायन को कंपेयर कर लिया। करेक्ट, पहला फैक्टर समझ में आ गया। दूसरा फैक्टर क्या है, देखो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस के। कितनी डिस्टेंस पे आपने उन्हें रख रखा है उसके क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो दूसरा फैक्टर क्या आएगा आपका जिसपे लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन आयंस। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। दूर दूर हो गए ना यार, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो लैटिस एनर्जी भी कम हो गई। तो लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना। जैसे देखो आपको इधर एग्जांपल लें हम लोग, एग्जांपल अगर हम लें तो ये लेते हैं, चलिए NaF, NaCl, NaBr और NaI, ये है आपका। बताओ लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, है ना। सपोज करो दिस इज 1, 2, दिस इज 3, दिस इज 4। चलो देखो सबसे पहला फैक्टर आप क्या देखोगे, हमेशा चार्ज। लैटिस एनर्जी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करिए, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। तो पहला डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, डोमिनेटिंग फैक्टर है चार्ज। तो पहले देखो आप चार्ज अगर हम देखें तो सोडियम पे क्या +1, फ्लोरीन पे -1, +1 -1, +1 -1, +1 -1। तो भैया चार्ज तो सब पे सेम है। तो पहले फैक्टर से तो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या लैटिस एनर्जी का ऑर्डर रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे रुक जाओ यार सर, है ना। चार्ज से नहीं बता पा रहे, दूसरे फैक्टर पे जाओ। दूसरा फैक्टर क्या है, डिस्टेंस। तो अब देखो सोडियम तो सब में कॉमन है, Na+Na+Na+Na+। जरा आप अनायन पे देखो, तो अगर अनायन की साइज छोटी रहेगी तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा उन दोनों के बीच में और लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। सबसे छोटा अनायन कौन सा है, F-, राइट। तो यहां पे डिस्टेंस सबसे कम तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा। तो लैटिस एनर्जी का क्या ऑर्डर आ गया, 1 2 3 4। क्या आप अप्रोच समझ पा रहे हैं, आपको क्या सिखाया जा रहा है। सबसे पहले क्या सीखना है, सबसे पहले क्या देखना है, चार्ज देखना है। और चार्ज अगर सेम है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, चार्ज अगर सेम है तो मैं किस पे गया हूं, डिस्टेंस पे। अगर यहां पे किसी का भी चार्ज ज्यादा होता तो मैं उसको सबसे आगे रख देता, वो वैसे ही जीत जाता, क्योंकि मोर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, चार्ज है। मोर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, चार्ज है। करेक्ट। अब अगर ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो जरा मुझे इसका बताइए, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, AlF3। अगेन लैटिस एनर्जी का ऑर्डर दे रहा है ना।
Al2O3 एंड AlN। चलो भैया इसका बताइए, सोचो सोचो सोचो, आराम से सोचिए भैया, है ना, दिमाग लगाना है, हमें दिमाग लगाना है। सोचो कैसे, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कैसे यूज करता है, +3 में, फ्लोरीन -1, फ्लोरीन -1 में, एल्यूमिनियम किस में, +3 में, ऑक्सीजन -2 में। अपना दिमाग मत लगाना कि भैया 2 एल्यूमिनियम है, एक +3 में है तो टोटल चार्ज तो +6 हो गया, ऑक्सीजन -2 में ऐसे 3 ऑक्सीजन है तो टोटल नेगेटिव चार्ज -3 हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव बराबर होंगे, +6 और -6 आएगा, लेकिन टोटल की बात नहीं करी जाती लैटिस एनर्जी में। लैटिस एनर्जी में इंडिविजुअल आयंस लिखो आप। एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, +3 तो +3 लिख दो, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2 तो -2 लिख दो, एक एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, +3, एक नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है, -3, तो भैया इंडिविजुअली लिख दीजिए, उसके बाद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखोगे तो एल्यूमिनियम तो सब में क्या है, कॉमन है यार, तो एल्यूमिनियम डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं रहा, है ना, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। तो चार्जेस देखो, अनायन पे पहले वाले पे -1 है, सेकंड पे -2 है, थर्ड पे -3 है, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, है ना, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज करती जाएगी। तो ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 देन 2 देन 3, बोलो हाँ या ना, बताओ जी, हाँ या ना, सही है। तो लैटिस एनर्जी में आप टोटल चार्ज नहीं देखते हो, आप लोग इंडिविजुअल चार्ज देखो, इंडिविजुअल चार्ज देखोगे तो वहां से यार आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। टोटल चार्ज तो कोई सा भी सॉल्ट ले लो, ये सारे सॉल्ट ले रहा हूं मैं, NaCl क्या है, एक कटायन और अनायन के बीच में एक कटायन और अनायन का कंपाउंड है ना, मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड है, राइट। तो ओवरऑल उसको क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होना है, Na+ और Cl-, चार्जेस क्या होना है, बैलेंस्ड। ऐसे जैसे देखो Al2O3 था तो एल्यूमिनियम +3 में इंटू 2, 2 एल्यूमिनियम ऐसे तो +6 चार्ज है, ऑक्सीजन -2 में इंटू 3 तो -6 है, तो +6 और -6 अल्टीमेटली तो उनको बैलेंस आउट ही करना है। लेकिन आपको इंडिविजुअल आयंस पे चार्जेस देखने हैं, और इंडिविजुअल आयंस पे आप चार्जेस देखोगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि हाँ यार क्या ऑर्डर आ रहा है। तो ये हमने बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग ली है केमिकल बॉन्डिंग की, है ना। और आयनिक बॉन्ड यार हमने स्टार्ट कर दिया। अब आयनिक बॉन्ड में बस यार एक साइकिल बची है, साइकिल का नाम है बॉन हेबर साइकिल, फिर यार हमारा आयनिक बॉन्ड खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो हमारा खिलाड़ी बॉन्ड है, कौन है खिलाड़ी बॉन्ड, हीरो बॉन्ड कौन है, इस चैप्टर का हीरो बॉन्ड है भैया आपका कोवलेंट बॉन्ड। फिर हम लोग कोवलेंट बॉन्ड की एक एक थ्योरीज पढ़ते जाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड में ही बीच में मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी समझा दूंगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ नहीं होता, एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, तो वो मैं आपको समझा दूंगा और एक एक थ्योरीज पढ़ते जाएंगे। फिर थ्योरीज के ड्रॉबैक देखते जाएंगे कि यार थ्योरी रिजेक्ट क्यों हुई, ऐसे करके एक एक चीज हम लोग पढ़ते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आने वाला है। साथ बनाए रखिएगा, एक एक लेक्चर अच्छे से देखते जाइएगा, आपको सारी चीजें दिमाग में फिट कर दूंगा। पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि आपको एक एक बात 2-2, 3-3, 4-4 बार रिपीट करती जाएगी ताकि यहाँ पे एकदम फिट हो जाए वो बातें। ऑलराइट, तो चलो यार जोर और शोर से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।